नमस्कार प्रणाम, मेरा नाम डॉक्टर इंद्रदमन तिवारी है। लखनऊ विश्वविद्यालय के विधि संकाय में LLB 3 ईयर्स कोर्स, LLB 5 ईयर्स कोर्स, लखनऊ विश्वविद्यालय और उससे संबद्ध जो भी विधि महाविद्यालय हैं, आप सभी के 3 ईयर्स कोर्स और 5 ईयर्स कोर्स में आपके जो सेमेस्टर के एग्जाम शुरू होने जा रहे हैं, उनके इम्पॉर्टेंट टॉपिक्स को लेकर के हम लोग लगातार बात करते आए हैं अपने वीडियोस के माध्यम से। वो सारे टॉपिक जो आपके लिए पिछले वर्षों में आपसे पूछे गए थे और इस वर्ष में आपके लिए जरूरी हैं, उन सबकी हम लोग बारी बारी चर्चा कर रहे हैं। आज के अपने इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं LLB 3 ईयर कोर्स में 5th सेमेस्टर का जो पहला पेपर है एडमिनिस्ट्रेटिव लॉ का, प्रशासकीय विधि का, उसको लेकर के हम बात करने वाले हैं। एडमिनिस्ट्रेटिव लॉ का जो पेपर है वो आपको थोड़ा बहुत पढ़ने पर या उसका सिलेबस देखने पर आपके जो आपने 2 बार कॉन्स्टिट्यूशनल लॉ ऑफ इंडिया पढ़ा है, थोड़ा सा वैसा लगता है, या अगर आपने थोड़ा सा पॉलिटिकल साइंस पढ़ा है तो थोड़ी सी चीज़ें वैसी मिलती हैं आपको, रूल ऑफ लॉ, सेपरेशन ऑफ पावर जैसा कंसेप्ट जो है। एक बार हम लोग सिलेबस पर निगाह डालें तो पहली जो यूनिट है उसमें एडमिनिस्ट्रेटिव लॉ का जो हिस्टोरिकल ग्रोथ और डेवलपमेंट है उसको लेकर के चीज़ें हैं कि कैसे भारतवर्ष में या जहाँ से भी हम लोगों ने इसको लिया तो प्रशासकीय जो विधि है उसकी शुरुआत, उसके डेवलपमेंट को लेकर के चीज़ें हैं। इंग्लैंड में, USA में, फ्रांस में, इंडिया में कैसे कैसे इसका कहें तो इसका विकास हुआ, इसकी ये उत्पन्न कैसे हुआ और इसका विकास कैसे हुआ। दूसरी चीज़ जो है एडमिनिस्ट्रेटिव लॉ का नेचर, प्रकृति क्या है, इसका स्कोप, विषय क्षेत्र क्या है, इसको लेकर के चीजें हैं। और उसमें आपको कंसेप्ट मिलता है रूल ऑफ लॉ का, सेपरेशन ऑफ पावर का, एडमिनिस्ट्रेटिव लॉ के अंतर्गत कार्य क्या है, फंक्शंस क्या है, इस प्रकार की चीजें आपको मिलती हैं। दूसरी यूनिट देखें तो जो एडमिनिस्ट्रेटिव एक्शन का, पहले तो आपको मतलब समझना है कि है क्या। एडमिनिस्ट्रेटिव एक्शंस के जो क्लासिफिकेशन है, उसका वर्गीकरण किस प्रकार से किया गया है, वो चीजें देखनी है। अच्छा, लेजिस्लेटिव फंक्शन का मतलब क्या होता है, जुडिशियल फंक्शन का मतलब क्या होता है, डेलीगेटेड लेजिस्लेशन का मतलब क्या होता है, प्रत्यायोजित विधायन हिंदी में मिलेगा आपको, प्रत्यायोजित विधायन उसका मतलब क्या होता है, इस प्रकार से चीजें हैं। फॉर्म्स क्या क्या हैं, डेलीगेटेड लेजिस्लेशन की जो कॉन्स्टिट्यूशनलिटी है वो क्या है, कंडीशनल डेलीगेशन क्या है। और जब आप डेलीगेटेड लेजिस्लेशन पढ़ रहे होते हैं तो वहां पर जो आपके लिए बहुत जरूरी सवाल कहें या कहीं लगातार वो चीज टॉपिक पूछा जाता रहा है कि इसका जो कंट्रोल है, कंट्रोल मतलब कि कैसे प्रत्यायोजित विधायन पर सरकारें जो हैं वो कैसे नियंत्रण रखती हैं, उस पर पार्लियामेंट्री कंट्रोल कैसे है, उस पर जुडिशियल कंट्रोल कैसे है, उस पर उसकी प्रक्रिया पर प्रोसीजरल कंट्रोल क्या है, इस प्रकार से आपसे चीजें पूछी जाती हैं। तीसरी यूनिट है वो नेचुरल जस्टिस को लेकर के है। प्रिंसिपल ऑफ नेचुरल जस्टिस में आप कॉन्स्टिट्यूशन में आपने ऑडी अल्टरम पार्टम पढ़ा होगा और रूल अगेंस्ट बायस पढ़ा होगा। इस पे तो आपको जो नेचुरल जस्टिस का सिद्धांत है उसके डेवलपमेंट, जैसे हम लोग एडमिनिस्ट्रेटिव लॉ का डेवलपमेंट पढ़ रहे हैं और उसकी हिस्ट्री ज्योग्राफी देख रहे हैं, वैसे ही जो प्रिंसिपल ऑफ नेचुरल जस्टिस है उसका वो उत्पन्न कैसे हुआ और किन सारे केस लॉज में उसको बड़ी महत्ता दी गई, बहुत उसको महत्वपूर्ण माना गया। और स्पीकिंग ऑर्डर्स का मतलब क्या होता है, नेचुरल जस्टिस के एक्सक्लूजन को लेकर के भी चीजें हैं, और इफेक्ट ऑफ ब्रीचिंग इफेक्ट ऑफ नेचुरल जस्टिस भी है। चौथी यूनिट जो है वो जुडिशियल और रेमेडीज को लेकर के है। जुडिशियल रेमेडीज या अन्य जो रेमेडीज हैं उनको लेकर के है। तो लोकस स्टैंडाई का मतलब क्या होता है, रेस जुडिकेटा का मतलब क्या होता है, रिट्स को लेकर, रिट्स जो स्पेसिफिक रेमेडीज हैं, हैबियस कॉर्पस का मतलब क्या है, मैंडमस का मतलब क्या है, किस स्थिति में सर्स्योरारी जारी हो सकती है, किस स्थिति में प्रोविजन जारी हो सकता है, को वारंटो का मतलब क्या होता है, किस स्थिति में वो जारी हो सकता है, इस प्रकार की चीजें हैं। रीजन्स फॉर ग्रोथ ऑफ एडमिनिस्ट्रेटिव ट्राइब्यूनल, अच्छा ट्राइब्यूनल को लेकर के भी चीजें हैं कि अधिकरण का मतलब क्या होता है, ट्रिब्यूनल का मतलब क्या होता है, ट्रिब्यूनल से आप क्या समझते हैं, ट्रिब्यूनल की जो पावर फंक्शन है, ट्रिब्यूनल के पास जो पावर्स हैं, जो उसके फंक्शंस हैं, जो उसके कार्य करने की प्रक्रिया है, वो कैसे कोर्ट से अलग है, और जो ट्रिब्यूनल का कोर्ट का जो अंतर है वो भी आपसे कई बार पूछा गया है आपके लिए जरूरी सवाल के तौर पर। तो ये सारी चीजें आपके लिए कहें तो जरूरी टॉपिक के रूप में हैं। ट्रिब्यूनल की वर्किंग को लेकर के भी चीजें इसमें पूछी गई, आपके सिलेबस में है। अब अगर हम लोग सवालों की बात करें कि किस प्रकार के सवाल पूछे जाते रहे, किस प्रकार के सवाल आते रहे हैं, तो अगर हम देखें तो जो पहली यूनिट है वहां से एक तो सवाल इस प्रकार का कि एडमिनिस्ट्रेटिव लॉ का मतलब क्या है, उसकी परिभाषा क्या है, एडमिनिस्ट्रेटिव लॉ के फंक्शन क्या क्या है, एडमिनिस्ट्रेटिव लॉ का नेचर स्कोप क्या है और इसका डेवलपमेंट कैसे हुआ। और विशेष रूप से देखिए कि इंडिया में एडमिनिस्ट्रेटिव लॉ कहां से आया है, हम लोगों ने इसको कहां से लिया है, अपने यहाँ का है, कहां का है। एडमिनिस्ट्रेटिव लॉ के फंक्शन को, नेचर को लेकर के हम लोगों ने बात करी, उसकी हिस्ट्री ज्योग्राफी को लेकर के, मतलब एक सवाल आपको निबंध के तौर पर, निबंध जैसा तैयार करके जाना होता है, जिसमें आप भारतवर्ष में एडमिनिस्ट्रेटिव लॉ के ग्रोथ को, हिस्ट्री को, डेवलपमेंट को समझा सके।
वहीं पर आपके लिए दो कंसेप्ट जो हैं वो जरूरी हो जाते हैं आपके लिए। एक तो रूल ऑफ लॉ है, और रूल ऑफ लॉ में एविडेंसी का जो रूल ऑफ लॉ का सिद्धांत है, विधि के शासन का सिद्धांत है, उसका मतलब क्या होता है और उसके प्रिंसिपल्स क्या क्या हैं, किस तरीके से रूल ऑफ लॉ जो है वो एडमिनिस्ट्रेशन में जरूरी है। और वहीं पर सेपरेशन ऑफ पावर, मॉन्टेस्क्यू का सेपरेशन ऑफ पावर को लेकर के कभी कभी चीजें ऐसे भी पूछी गई हैं कि क्या भारत में सेपरेशन ऑफ पावर हूबहू एज इट इज लागू है जैसा मॉन्टेस्क्यू ने बताया था, या हमारे पास सेपरेशन ऑफ पावर के बजाय कोई दूसरा सिद्धांत है। क्या हमारे यहाँ शक्तियों का पृथक्करण का जो सिद्धांत है वो हूबहू लागू है, या हमारे पास कोई और सिद्धांत है। कोई और की जब मैं बात कर रहा हूं तो डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ पावर्स की बात कर रहा हूं, शक्तियों की विभाजन की। देखा जाए तो हमारे यहाँ पर शक्तियों के पृथक्करण की जो हूबहू या कहें स्ट्रिक्ट इंटरप्रिटेशन जो मॉन्टेस्क्यू का सिद्धांत है वो नहीं किया जा रहा है। हमारे यहाँ पर शक्तियों की विभाजन की व्यवस्था है, डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ पावर की व्यवस्था है। तो थोड़ा सा इंडिया के रेफरेंस में कहें आपको रूल ऑफ लॉ पढ़ना है, इंडिया के रेफरेंस में कहें सेपरेशन ऑफ पावर पढ़ना है, बाकी जो मूलतः जो है वो बेसिक जो है वो आपको पढ़ना ही पढ़ना है। आगे बढ़े हम तो एडमिनिस्ट्रेटिव एक्शन का पहले तो मतलब क्या होता है आपको ये देख लेना है। उसके बाद ये देख लेना है इसकी क्लासिफिकेशन के वर्गीकरण को समझना है, और इसके वर्गीकरण को समझने के बाद अगले सवाल के रूप में डेलीगेटेड लेजिस्लेशन पर जाना आपके लिए बहुत ही जरूरी टॉपिक है। एक सवाल आपको यहां से मिलना ही मिलना है। डेलीगेटेड लेजिस्लेशन का मतलब क्या होता है, पावर डेलीगेट करने का मतलब क्या होता है, किसी को किसी विषय पर विधि बनाने की या व्यवस्था बनाने की शक्ति देने का मतलब क्या होता है, प्रत्यायोजन का मतलब क्या होता है, प्रत्यायोजित विधायन का मतलब क्या होता है। इस प्रकार से अलग अलग सवाल अलग अलग वर्षों में आपसे पूछे जाते रहे। तो डेलीगेटेड लेजिस्लेशन का मतलब क्या होता है वो देख लीजिएगा। अच्छा, इंडिया में इसकी जो व्यवस्था है, इंडिया में जो इसका कहें तो उपबंध है, और जो यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका में है और इंग्लैंड में है, थोड़ा सा उसमें अंतर है। तो उस अंतर को भी समझिएगा कि उसमें आखिर ऐसा क्या अंतर है जो इंडिया की जो व्यवस्था है उसको अलग बनाता है। उसी में अगली चीज, डेलीगेटेड लेजिस्लेशन पर उसकी जो कॉन्स्टिट्यूशनलिटी किन किन केस लॉज में कही गई कि नहीं ओके है, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। तो डेलीगेटेड लेजिस्लेशन की कॉन्स्टिट्यूशनलिटी को जरूर देख लीजिएगा, और उसके साथ साथ एक चीज ये जरूर देख लीजिएगा कि उस पर कंट्रोल, उस पर पार्लियामेंट कैसे कंट्रोल करती है, उस पर जुडिशरी कैसे कंट्रोल करती है, उसके प्रोसीजर पर कैसे कंट्रोल किया जा सकता है। पटल पर रखना, कई बार ऑन द टेबल ऑफ पार्लियामेंट ऐसे करके कभी कभी छोटा शॉर्ट में सवाल पूछा गया। शॉर्ट मीन्स मतलब एबी करके जब सवाल पूछा गया पार्ट में, तो वहां पर ये चीज लिखी थी। तो जब आप कंट्रोल पढ़ रहे हो तो पार्लियामेंट्री कंट्रोल, जुडिशियल कंट्रोल और कंट्रोल ऑन प्रोसीजर, तीनों चीजें देख लीजिएगा डेलीगेटेड लेजिस्लेशन पर। उसके बाद आगे बढ़े, नेचुरल जस्टिस आपके लिए बहुत जरूरी टॉपिक है। नेचुरल जस्टिस जब आप देख रहे हो तो नेचुरल जस्टिस में आप एक तो प्रिंसिपल ऑफ नेचुरल जस्टिस मतलब क्या है, उसका मतलब क्या है, उसका अर्थ क्या है, नेचुरल जस्टिस की आवश्यकता क्यों पड़ती है, प्रिंसिपल ऑफ नेचुरल जस्टिस की आवश्यकता क्यों पड़ती है, क्या है जस्टिस, इक्विटी एंड गुड कंसाइंस, क्या है इक्विटी का मतलब क्या है, रूल अगेंस्ट बायस का मतलब क्या है, कौन किसके प्रति बायस नहीं करेगा, कौन किसके प्रति पक्षपात नहीं रखेगा मन में, क्या एक जज अपने ही मामले में वो जज हो सकता है, जो खुद ही न्यायाधीश है वो क्या अपने मामले में न्यायाधीश हो सकता है, क्या कोई पुलिस वाला अपने मामले में ही छानबीन कर सकता है। तो पुलिस वाला खैर अलग मामला है, हम लोग जुडिशरी की बात अगर करें तो इस प्रकार से सवाल आपसे कभी कभी पूछा जाता है, या आपसे प्रिंसिपल ऑफ नेचुरल जस्टिस ऊपर लिख करके सीधे नीचे पूछ लिया गया कि आप बताओ रूल अगेंस्ट बायस क्या होता है, ऑडियो अल्टरम पार्टम का मतलब क्या है, दोनों पक्षों को सुने जाने का जो मतलब है उससे क्या लाभ हो जाएगा, अगर नहीं सुना गया, अगर एक्सपर्टे सुन करके हेयरिंग कर दी जाए तो क्या दिक्कत हो जाएगी, क्या पहाड़ टूट पड़ेगा, समझिए उस चीज को कि कैसे वो असर करेगा। तो एक सवाल आपको नेचुरल जस्टिस से पढ़ना ही पढ़ना है, उसके डेवलपमेंट को लेकर के, और जो प्रिंसिपल्स हैं दोनों उनको पढ़िएगा कायदे से। और उसमें साथ में जोड़ करके कई बार पूछा गया है कि जो ब्रीचिंग इफेक्ट है ऑफ नेचुरल जस्टिस का जो ब्रीचिंग इफेक्ट है वो क्या होगा। अब एक चीज समझने की बात है कि क्या जो सिविल कोर्ट है, क्रिमिनल कोर्ट है, वो प्रिंसिपल ऑफ नेचुरल जस्टिस पर काम करती है या नहीं। क्या सिविल कोर्ट प्रिंसिपल ऑफ नेचुरल जस्टिस पर काम करती है, अगर करती है तो किस केस लॉ में कहा गया कि करेगी या करती है, या कोई ऐसा केस लॉ बताइए जहां पर आपको लग रहा हो कि सिविल कोर्ट ने नेचुरल जस्टिस के प्रिंसिपल पर काम करते हुए जस्टिस प्रोवाइड करा है, या क्रिमिनल कोर्ट ने किया है, या एक खास तौर पर ट्रिब्यूनल या ट्रिब्यूनल जैसी संस्थानों के लिए है, वो चीज आप देख लीजिएगा। आगे बढ़ें तो जो रेमेडीज हैं, एक तो जुडिशियल रेमेडी है और एक अदर रेमेडी करके लिखा हुआ है आपके सिलेबस में। पहले आपको देखना है कि जो जुडिशियल रेमेडीज हैं वो क्या क्या है, उसमें आप रिट्स को कायदे से पढ़ लीजिएगा। आप इसको मुझे लगता है आप 2-3 बार कहीं ना कहीं पढ़ के आ चुके हैं।
आर्टिकल 32 में सुप्रीम कोर्ट जाने के प्रावधान को, आर्टिकल 226 में हाई कोर्ट में जाने के प्रावधान को, दोनों के जुरिस्डिक्शन को बोलने या बोलने की दोनों के पास शक्तियां, दोनों में से शक्तियां किसके पास अधिक हैं रिट्स के मामले में, आप उसको जरूर समझ लीजिएगा। हाई कोर्ट के पास ज्यादा है। हैबियस कॉर्पस की रिट है, मैंडमस की रिट है, प्रोहिबिशन की रिट है, सर्सियोररी की रिट है, कोवारंटो की रिट है। इन सभी रिटों का मतलब समझ लीजिएगा, किस स्थिति में ग्राउंड्स क्या हैं, जिस समय ये रिट्स जारी की जा सकती हैं, इन सब चीजों को कायदे से समझ लीजिएगा, तब जाइएगा। लोकस स्टैंडाई का जो प्रिंसिपल है कि लोकस स्टैंडाई का मतलब क्या होता है, किन सारे केस लॉज में लोकस स्टैंडाई के प्रिंसिपल का जो स्ट्रिक्ट इंटरप्रिटेशन हुआ करता था उसको थोड़ा बाईपास किया गया, कहा गया कि नहीं, अगर कोई किसी दूसरे के लिए, समूह के लिए भी, उसके हित के लिए, रक्षा के लिए अगर वो आना चाहता है तो वो मुकदमा कर सकता है, वो रिट ला सकता है। तो लोकस स्टैंडाई वाली बात को थोड़ा सा समझ लीजिएगा। वहीं पर एक सिद्धांत आपका दिया हुआ है रेस जुडिकेटा का। रेस जुडिकेटा आपने सीपीसी में यदि पढ़ा हो, हाँ पढ़ा ही होगा, रेस जुडिकेटा आपने पढ़ा है, रेस सबजुडाइस भी पढ़ा है। सबजुडाइस आपके सिलेबस में खैर नहीं है, लेकिन आप रेस जुडिकेटा को थोड़ा सा समझ करके जाइएगा। उसके बाद जो आपके लिए आखिरी मतलब अगला सवाल है ट्राइब्यूनल को लेकर के। पहली चीज तो ट्राइब्यूनल का मतलब समझ लीजिएगा। एडमिनिस्ट्रेटिव ट्रिब्यूनल का मतलब क्या होता है, आप सुनते होंगे कैट, CAT, सेंट्रल एडमिनिस्ट्रेटिव ट्राइब्यूनल, या स्टेट में एडमिनिस्ट्रेटिव ट्राइब्यूनल। तो इस जो एडमिनिस्ट्रेटिव ट्राइब्यूनल का मतलब क्या होता है और क्या रीजन है, क्यों इनकी ग्रोथ हो रही है। आप जब इस समय चूंकि वक्फ को लेकर के बहुत सारी बात हो रही है, बहुत गंभीर मुद्दा है, बहुत बड़ी चर्चा हो रही है वक्फ को लेकर के, और जब आप वक्फ की चर्चा सुनते हैं तो वक्फ ट्राइब्यूनल सुनते होंगे। मतलब क्या होता है, जो लोग लखनऊ के हैं वो लखनऊ विश्वविद्यालय के मुख्य परिसर, मेन कैंपस, ओल्ड कैंपस के ठीक सामने बिल्डिंग है DRT, डेप्ट रिकवरी ट्राइब्यूनल। वो DRT का मतलब क्या है, उसके बाद में ट्राइब्यूनल लिखा हुआ है तो उसका मतलब क्या है, क्या उसके अंदर जज नहीं होते हैं, क्या उसके अंदर बहस नहीं होती है, क्या उसके अंदर एविडेंस नहीं मांगे जाते हैं, क्या उसके अंदर CPC, CRPC, IPC या BNSS या जो नया वाला सारा तीनों कानून है वो लागू होता है या नहीं लागू होता है। तो किस प्रकार से ट्राइब्यूनल की जो कार्यप्रणाली है, ट्राइब्यूनल का जो काम करने का रवैया तरीका है, वो किस प्रकार से कोर्ट के तुलना में कहें तो अलग है। पहली चीज, नीचे उसमें आपके सिलेबस में लिखा हुआ है वर्किंग एट ट्राइब्यूनल। दूसरी चीज यह है कि जब आप ट्राइब्यूनल पढ़ रहे हो तो ट्राइब्यूनल का कोर्ट का जो डिस्टिंक्शन है, ट्राइब्यूनल का जो कोर्ट का अंतर है, उसको समझ लीजिएगा, कायदे से समझ लीजिएगा कि किस प्रकार से न्यायालय के काम करने की प्रणाली, न्यायालय का जो जस्टिस प्रोवाइड करने का तरीका है और जो ट्राइब्यूनल का जस्टिस प्रोवाइड करने का तरीका है, किस प्रकार से भिन्न है, किस प्रकार से अलग है, उसके अंतर को कायदे से आप समझ लीजिएगा। तो मुझे लगता है कि यहाँ से आपके लिए चीजें आसान हो जाएंगी, चीजें आपके लिए थोड़ा सा ठीक हो जाएंगी। आपके महत्वपूर्ण सवालों के लिहाज से अगर हम लोग बात कर रहे हैं तो इस प्रकार से। अच्छा हाँ, शुरुआत की जो पहली दूसरी यूनिट है, जो कुछ भी ऐसा टॉपिक है, मैं तो कहूँगा कुछ जो भी ऐसा टॉपिक है कि जिसमें हमने कहीं किसी देश से लिया हुआ है वो टॉपिक, तो भले ही कल आपने पेपर दिया एडमिनिस्ट्रेटिव लॉ का, मतलब जब भी आपका पेपर है आपने दिया, खत्म हो गया, दोबारा उससे पाला नहीं पड़ना है, वो अलग बात है। लेकिन अपनी जानकारी के लिए अगर हमारे यहाँ पर कॉन्स्टिट्यूशन में या हमारे व्यवस्था में कोई चीज कहीं बाहर से लाई गई है तो एक बार वहां का अध्ययन करना बनता है। अगर हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में कोई एक, जैसे ट्रिब्यूनल का सिद्धांत है, ट्रिब्यूनल की जो व्यवस्था है, मान लीजिए वो लाई गई रसिया के या अमेरिका के कॉन्स्टिट्यूशन से, तो ट्रिब्यूनल की क्या व्यवस्था वहां पर है, ट्रिब्यूनल की क्या व्यवस्था हमारे यहाँ पर है, ये जरूर देख लीजिएगा। इसलिए नहीं कि आपके पेपर में सवाल आना है कि नहीं आना है, उससे स्थिति बड़ी स्पष्ट हो जाएगी कि हमारे देश की जो संरचना है, हमारे देश की जो डेमोग्राफी है, उनके देश की जो डेमोग्राफी है, उस वजह से वहां से यहां वो प्रिंसिपल हुबहू नहीं लाया जा सकता था। जैसे मैं सेपरेशन ऑफ पावर की बात कर रहा हूं कि सेपरेशन ऑफ पावर का जो सिद्धांत है वो हमारे देश में हुबहू नहीं लागू है। ये कहना आसान है कि एक संस्था कानून बनाएगी लेजिस्लेचर, एक संस्था कानून का पालन कराएगी एग्जीक्यूटिव, और एक संस्था कानून का पालन ना करने वालों को सबक सिखाएगी, दंड देगी या उनको सुधारेगी जुडिशरी। लेकिन कुछ एक स्थिति ऐसी है जब प्रेसिडेंट को आप देख सकते हैं कि क्षमादान करने की, जो किसी को क्षमा देने की किसी की शक्ति जो है, जो शक्ति होनी चाहिए, तो जुडिशरी पास होनी चाहिए। लेकिन कई सारे ऐसे आधार हैं जिस पर प्रेसिडेंट महामहिम चाहें, राज्यपाल महामहिम या महामहिम राष्ट्रपति चाहें तो वो किसी की सजा माफ कर सकते हैं। या आर्टिकल 123 में या आर्टिकल 213 में ऑर्डिनेंस लाने की जो पावर है, कानून भी बनाया जा सकता है बिना लेजिस्लेचर के सहयोग के। तो हमारे यहाँ पर उसका स्ट्रिक्ट इंटरप्रिटेशन नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि हमारे यहाँ की स्थिति, हमारे यहाँ की परिस्थिति वहां से विषम है, वहां से अलग है।
तो सेपरेशन ऑफ पावर ना होकर के हमारे यहाँ पर डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ पावर्स का सिद्धांत है। और उसमें आपने बहुत सारे कॉन्स्टिट्यूशन के समय डॉक्ट्रिन ऑफ पेटेंट सब्सटेंस पढ़ा होगा, डॉक्ट्रिन ऑफ रिपग्नेंसी पढ़ा होगा, डॉक्ट्रिन ऑफ कलरेबल लेजिस्लेशन पढ़ा होगा, जहां पर आपने सेंटर स्टेट रिलेशन आपस में पढ़े होंगे। सेंटर स्टेट रिलेशन में आप एडमिनिस्ट्रेटिव रिलेशन अलग से कायदे से पढ़ करके आए होंगे, तो वहां से चीजें आपको थोड़ी सी आसान मिल जाएंगी, थोड़ी सी मदद हो जाएगी। तो ढेर सारी शुभकामनाएं 5वें सेमेस्टर के आपके इस पहले पेपर के लिए। आपका जो भी दूसरा पेपर होगा उसके वीडियो को लेकर के मैं जल्दी उपस्थित हो जाऊंगा। तब तक अपने सुझाव, समीक्षा, शिकायत से मुझे लगातार अवगत कराते रहें ताकि मैं कुछ बेहतरी अपने वीडियोज में ला सकूं। धन्यवाद, प्रणाम।